हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। आज से हम अपना न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ AS 11। अब इस AS का नेम क्या है? द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसके नाम से ही आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा कि ये AS किस बारे में बात करने वाला है। ये AS में हम बात करने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस आता है उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, उस सब रिलेटेड हम इस पूरे AS में बात करने वाले हैं। दिस AS डील्स विद रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये AS डील करता है कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करते हो आप, उसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट करोगे। आपके AS किस में डील करते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। AS आखिरकार आपको बना के क्यों दिए गए हैं? AS इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो सके, इसीलिए AS बनते हैं। तो अब ये AS 11 डील करता है कि जो आपने फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन की हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की हैं, उन्हें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट करोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस AS का? एन एंटरप्राइज में कैरी ऑन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज इन 2 वेज। कहते हैं कि एक एंटरप्राइज फॉरेन एक्सचेंज में 2 तरीके से इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब मैंने क्या बोला कि आपका AS 11 डील करेगा कि आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो और उसकी आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में आप 2 तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हो। सबसे पहला, इट मे हैव ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसीज एंड सेकेंडली इट मे हैव फॉरेन ऑपरेशन। 2 तरह से आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो। सबसे पहले, एक तो आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या दूसरा कि आप फॉरेन ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो। फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो मतलब कि जैसे देखो, मैंने एक ऐप की सब्सक्रिप्शन ली, लेट्स से कि वो ऐप था US का। तो US का जब मैं ऐप की सब्सक्रिप्शन ले रही हूँ तो इन्हें मुझे इनकी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। मेरी करेंसी है रुपीज़ एंड लेट्स से उनकी करेंसी है डॉलर्स। तो मुझे जब पेमेंट करनी है तो मैं अपने बैंक के पास जाती हूँ, बैंक में उतने रुपीज़ सबमिट कर देती हूँ जो आपका रेट चल रहा होता है उस टाइम पे। तो बैंक फिर उस रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करके पेमेंट करता है। तो ये मैंने फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन की ना। एक तो इस तरह से आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो, एंड दूसरा क्या हो सकता है कि आपने फॉरेन ऑपरेशन किए हैं। फॉरेन ऑपरेशन मतलब कि आपकी फॉरेन में ब्रांच है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है। मेरी एक ब्रांच है जो कि है US में, मेरी ब्रांच है। अब US की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होगी, अब उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना। अब देखो, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक के पास रहेगी, ये मेरी मेन है, A लिमिटेड है, लेट्स से मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेरी एक सब्सिडरी कंपनी, या लेट्स से कि मेरी ये ब्रांच है, एक मैंने आउटसाइड इंडिया खोल रखी है ब्रांच, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स ने मेरे में इन्वेस्ट करना है तो उन्हें मेरी एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होगा मैं बोलूँगी कि मेरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, बाकी आप, मेरी एक ब्रांच है US में, वो अलग से जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें मेरे ऑपरेशंस भी दिए होंगे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और मेरी ब्रांच के ऑपरेशंस के भी रिजल्ट होंगे। एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, आपने सुना ही होगा। नहीं भी सुना है तो हम एक ब्रांच चैप्टर आने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसमें क्या होता है कि आपकी एक होती है होल्डिंग कंपनी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, एक होती है ब्रांच कंपनी जिसकी अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो जब ईयर एंड में शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होती है ना, तो उन्हें 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। तो इस एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करके दिखाना होता है, इसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब एक मेरी ब्रांच है अगर US में, तो US की ब्रांच में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में, है ना। तो ये इसको कन्वर्ट करना है, ये भी आपको एक दिक्कत आ सकती है। आपको इतना समझ आया कि फॉरेन एक्सचेंज में कंपनी कितनी तरह से इन्वॉल्व हो सकती है? अभी तक मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज में कंपनी 2 तरह से इन्वॉल्व हो सकती है। एक तो आप या तो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या तो आप फॉरेन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो, ठीक है।
For these purpose, transaction must be expressed in enterprise reporting currency and the financial statement of foreign operation must be translated into enterprise reporting currency. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिपोर्टिंग करेंसी. सबसे पहले अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग करेंसी का क्या मतलब है, फिर हम अपने इस ऑब्जेक्टिव पे वापस आएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ना करेंसी दो तरह की होती है बेटे. ये देखो करेंसी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आओगे तो आपको नीचे दिख जाएगा. करेंसी आपके पास होती है दो तरह की. एक आपके पास होती है रिपोर्टिंग करेंसी और एक आपके पास होती है फॉरेन करेंसी. अब रिपोर्टिंग करेंसी क्या होता है? रिपोर्टिंग करेंसी वो करेंसी होती है जिस करेंसी में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होनी होती है. जैसे देखो ये मेरी एक कंपनी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड भी इंडिया में है. तो इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस में बननी चाहिए, है ना, क्योंकि इंडिया के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है. तो इस कंपनी के लिए उसकी रिपोर्टिंग करेंसी क्या हो गई? रुपीस. और बाकी जितनी भी करेंसी है, डॉलर, पौंड, येन, जो भी हैं वो सारी उसके लिए क्या हो जाएंगी? फॉरेन करेंसी हो जाएगी. ठीक है, दो तरह की करेंसी होती है, रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी. रिपोर्टिंग करेंसी मतलब वो करेंसी जिसमें आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है, और बाकी सारी करेंसी आपके लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगी. अगर ये मेरी एक कंपनी है जो कि यूएस में रजिस्टर्ड है तो इसके लिए इसकी रिपोर्टिंग करेंसी, इसके लिए इसकी फॉरेन करेंसी क्या होएंगी? बाकी करेंसी रुपीस इसके लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगी, बट इसकी रिपोर्टिंग करेंसी क्या रहेगी? डॉलर रहेगी इसकी रिपोर्टिंग करेंसी. समझ आया? तो ये दो तरह की करेंसी होती है. अब हम अपने वापस ऑब्जेक्टिव पे आते हैं. ऑब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ना, ऑब्जेक्टिव मतलब एएस का क्या ऑब्जेक्टिव है? आखिरकार AS11 बनाया क्यों गया? तो AS11 इसलिए बनाया गया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ना दो तरह से फॉरेन ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में. एक तो यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांजैक्शन की है वो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन की है, या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, मतलब हमारी कोई फॉरेन में ब्रांच है. तो दो तरह से हमारे पास आता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हम इंक्लूड होते हैं दो वे से. अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इंक्लूड तो हो गए, तो क्या इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है? क्यों बनाया गया है AS11? दिक्कत है ना बेटा. अब देखो फॉरेन करेंसीज में मैंने ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा फॉरेन करेंसी, मैंने ना US से रॉ मटेरियल ख़रीदा. तो मैंने जब पेमेंट की ना तो वो पेमेंट शो कर रहा है $20 पेमेंट की है. अब जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से $20 शो करूँगी? नहीं कर सकती ना, बाकी सारे मेरे रुपीस में हैं, बट एक में $20 शो कर दूँगी, वो तो गलत हो जाएगी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये दिक्कत है कि मुझे कौन सा रेट लेना है. अब जिस टाइम मैंने ट्रांजैक्शन की ना उस टाइम $1 का रेट चल रहा था 20 रुपीज़. ठीक है, और 2 हफ्ते बाद उसका रेट हो गया 22 रुपीज़. तो मुझे दोनों में से कौन सा रेट लेना है? एक ये दिक्कत आती है ना आपको कि अगर मैंने फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन की है तो उसे मैं $20 तो अपनी बुक्स में नहीं लिख सकती हूँ, तो कितना रुपीज़ लिखूँ? ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है. नेक्स्ट, फॉरेन ऑपरेशन की अगर बात करें, मेरी फॉरेन में ब्रांच है तो मुझे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना है अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में. तो उस रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट कैसे करूँ, क्या रेट लेके जाऊँ? ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है. तो उस दिक्कत को सॉल्व कौन करता है? AS11 सॉल्व करता है. देखो, एंटिटी कैन इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रांजैक्शन इन 2 वेज. एक तो ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, या तो इन्वॉल्व इन फॉरेन ऑपरेशन हो आप. जो ट्रांजैक्शन हमने फॉरेन करेंसी में की है उसे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग करेंसी में एक्सप्रेस करना होता है ना, और फॉरेन ऑपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट करना होता है. ऐसे करने में 2 टाइप के इशू आते हैं. विच एक्सचेंज रेट टू यूज़, मैं कौन सा वाला एक्सचेंज रेट यूज़ करूँ, कि जो मेरा ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे एक्सचेंज रेट था वो यूज़ करूँ, या कोई और रेट यूज़ करूँ, कौन सा रेट यूज़ करूँ मैं. एक्सचेंज रेट में चेंजेस होने की वजह से जो फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कैसे करें. अब इसके लिए आप प्रॉपर एग्जांपल समझो मेरी. ये देखो, प्रॉपर एग्जांपल लेके मैं पूरा केस आपको समझाती हूँ, इससे आपका आधा AS ख़त्म हो जाएगा. मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है लेट्स से मेरी, मैंने ना US की कंपनी से रॉ मटेरियल परचेज़ किया. ठीक है,
पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन समझते हैं हम, अभी हम फॉरेन ऑपरेशन नहीं समझ रहे, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन वाला समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने यूएस की कंपनी से रॉ मटेरियल परचेज़ किया, मैंने उन्हें पेमेंट की $20 की पेमेंट की। अब मैं इस $20 को बुक में कैसे रिपोर्ट करूँ, कौन सा एक्सचेंज रेट यूज़ करूँ। अब मैम हमें ये तो बताओ एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है। एक्सचेंज रेट मतलब कि आपका जो डॉलर का इंडियन रुपीस में रेट चल रहा था, लेट्स से मैंने 20 मार्च को परचेज़ की है, ठीक है। 20 मार्च को ना मेरा $1 का प्राइस चल रहा था, 30 रुपीज़ चल रहा था, लेट्स से, ठीक है। अब इतना तो आपको पता होगा एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब ये मैंने रॉ मटेरियल तो ख़रीद लिया, बट अभी तक ना ये मेरा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, ये बुक्स में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो 31 मार्च को मेरी बुक्स क्लोज़ करनी होती हैं, ठीक है। 31 मार्च को मैंने अपनी बुक्स क्लोज़ करनी थी, तो तब मेरा ये रॉ मटेरियल ऐसे ही शो हो रहा था, $20 का शो हो रहा था ये, ठीक है। ये 600 मेरी बुक्स में ये शो हो रहा होगा, ये 20 मार्च को जो हमने रिकॉर्ड किया था। अब 31 मार्च के बाद हमें दोबारा ये जो हो गया, अब ये क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब मुझे दोबारा 1 अप्रैल को फिर से अपनी बुक्स को कंटिन्यू करना है, तो ये जो भी बैलेंस बचा होता है वो 1 अप्रैल को वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस में चला जाता है ना। ये रॉ मटेरियल मेरी बुक में वैसे का वैसा अभी तक शो हो रहा था, यूज़ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब मुझे इसे अगले ईयर में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो ये एज अ ओपनिंग बैलेंस शो होगा। अब मुझे ये जो ओपनिंग बैलेंस शो करना है, क्या मैं 600 ही शो करूं। अब सोचो कि 1 अप्रैल को ना $1 का प्राइस चल रहा था 40 रुपीज़। तो अब दिक्कत आ गई ना, अभी मैं 1 अप्रैल को जो अपनी बुक्स में मुझे ये रॉ मटेरियल शो करना है, वो मैं 600 रुपीज़ से शो करूँ या फिर 800 रुपीज़ शो करूँ, है ना। 40 रुपीज़ $1 का, तो $20 पे किए थे। 800 रुपीज़ शो करूँ या फिर 600 रुपीज़ शो करूँ। एक तो सबसे पहले ये दिक्कत आ गई कि कौन सा एक्सचेंज रेट यूज़ करना है। लेट्स उन्होंने बोल दिया कि 800 यूज़ करना, मैंने कहा अज्यूम कर लो कि 800 हमें यूज़ करना है, आगे मैं बताऊंगी कौन सा रेट यूज़ करना होता है। लेट्स उन्होंने बोला कि आपको 800 रुपीज़ यूज़ करने हैं, तो मैंने अपनी बुक्स में 800 लिख लिया। अब ये जो डिफरेंस आया है 200 रुपीज़ का, इसका मैं क्या करूँ। अब इस 200 रुपीज़ का ये भी एक और दिक्कत आ गई, वही ये सेकेंड वाली दिक्कत में बोला था कि एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से जो फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ है, एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ तो 200 रुपये का इफेक्ट हुआ है हमें, इसे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करना है। ये 2 तरह की दिक्कत को हम कौन सॉल्व करता है, हमारा AS11 इस 2 तरह की दिक्कत को सॉल्व करता है। ये तो हमने सिर्फ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की दिक्कत समझी, वैसे ही हमारी फॉरेन ऑपरेशन की भी दिक्कत आती है, सेम एज वैसे, ठीक है। जब हमें ट्रांसलेट करना है रिपोर्टिंग करेंसी में, तो ये 2 तरह की हमें दिक्कत देखने को मिलती हैं। तो ये 2 तरह की दिक्कत को कौन सॉल्व करता है, AS11 ये 2 तरह की दिक्कत को सॉल्व करता है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ आया होगा कि AS11 आखिरकार बनाया क्यों गया। तो इसे एक बार रीड करते हैं। An enterprise may carry an activity involving foreign exchange in 2 ways. Firstly, it may have transaction in foreign currency, यहाँ पे B लिख गया ना, कट कर लेना। एंड सेकेंडली इट मे हैव फॉरेन ऑपरेशन, 2 तरह से हो सकते हैं। फॉर दीज पर्पज ट्रांजेक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन एंटरप्राइज रिपोर्टिंग करेंसी, जो भी ट्रांजेक्शन फॉरेन ऑपरेशन में हमने की है फॉरेन करेंसी में, उसे हमें रिपोर्टिंग करेंसी में शो करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू एंटरप्राइज रिपोर्टिंग करेंसी, जो फॉरेन ऑपरेशन की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ेगा रिपोर्टिंग करेंसी में। The principal issues in accounting for foreign currency transaction and foreign operation are to decide which exchange rate to use. जो मेन इशू आता है हमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में और फॉरेन ऑपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने में, वो ये है कि कौन सा एक्सचेंज रेट यूज़ करें एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से जो फाइनेंशियल इफेक्ट हमें पड़ा है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉग्नाइज करें। ऑब्जेक्टिव समझ आया आपको, AS11 आखिरकार बनाया क्यों गया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि AS11 का स्कोप क्या है, मतलब AS11 कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो 3 जगह पे AS11 डील करता है। सबसे पहले तो 2 तो हमने अभी पढ़ा है,
ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय एंटिटी इन फॉरेन करेंसी एंड ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन। बट इसके अलावा एक और चीज़ है जहाँ पे AS11 डील करता है, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दो तो आपने थोड़े थोड़े से समझ लिया, ओवरव्यू ले लिया, बट ये हम ना बाद में समझेंगे नीचे जाके जब इसका पॉइंट आएगा कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार होते क्या है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि 3 जगह पे हमारा AS11 डील करता है, इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड हाउएवर डज नॉट कवर द फॉलोइंग इशू, बट ये जो स्टैंडर्ड है ना AS11, ये वाले फॉलोइंग इशू कवर नहीं करता है। कौन से इशूज़ कवर नहीं करता है? It does not specify the currency in which an enterprise should present its financial statement। ये ना हमें खुद से स्पेसिफाई करके करेंसी नहीं बता देगा कि आपको ये वाली करेंसी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। इसने हमें कहीं पे नहीं बोला AS ने कि आपको कौन सी करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। इसने जस्ट बताना है कि अगर आपको ट्रांसलेट करनी है तो कैसे करनी है। ये हमें ये नहीं बता रहा है कि आप रुपीज़ में बनाओ, ये नहीं बोलेगा। ये AS11 हमें आके नहीं बोलेगा कि अगर आप इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो तो आपको रुपीज़ में बनानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर अगर आप US में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो तो डॉलर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए। ऐसा ये हमें नहीं बोलता है, ये हमें नहीं बताता कि कौन सी करेंसी में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, रीस्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रिपोर्टिंग करेंसी इनटू अनदर करेंसी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? रीस्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स रिपोर्टिंग करेंसी इनटू अनदर करेंसी। ध्यान से पढ़ना, रिपोर्टिंग करेंसी इनटू अनदर करेंसी। ये वाला AS हमें क्या बताता है कि अगर आपकी फॉरेन करेंसी में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो उसको आपको कैसे ट्रांसलेट करना है अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में, है ना, यही बताता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि हमें ये नहीं बताता कि अगर आपने रिपोर्टिंग करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो उसे फॉरेन करेंसी में कैसे ट्रांसलेट करें, ये चीज़ नहीं बताएगा हमें सिर्फ ये बताएगा कि फॉरेन करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन बनाई है तो उसे रिपोर्टिंग करेंसी में कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, presentation in cash flow statement of cash flows arising from transaction in foreign currency and translation of cash flow of a foreign operation। अब ना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, आपको पता ही होगा, जिसको नहीं भी पता है तो शॉर्ट में बता दें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपके कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को प्रेजेंट करती है। तो कहते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है ना, ये आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ डील नहीं करता है। ये आपकी फॉरेन करेंसी में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखी है। ठीक है, अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी आपको रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट करना है तो AS11 नहीं बताएगा कैसे ट्रांसलेट करना है, इसके लिए कोई अलग से AS होगा, बट AS11 तो नहीं बताएगा कैसे करना है। ठीक है, और ना ही, और अगर सोचो आपका कैश फ्लो हुआ है फॉरेन करेंसी में, सोचो मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा US से, $20 का US से रॉ मटेरियल ख़रीदा, तो ये मेरा कैश आउटफ्लो है, कैश जा रहा है, तो इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है? ये तो डॉलर में है, मुझे तो रुपीज़ में प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करूँगी? तो ये भी हमें AS11 नहीं बताएगा, इसके लिए अलग से AS है, AS11 तो नहीं बताएगा। ठीक है, मतलब कैश फ्लो से रिलेटेड कोई भी बात है AS11 हमें नहीं एक्सप्लेन करेगा। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी borrowing to the extent they are regarded as adjustment to interest cost। ये वाला पॉइंट ना अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट ना मैं आपको आपके AS16 के साथ एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें हम अपना बोरोइंग कॉस्ट पढ़ेंगे ना AS16, उसमें बहुत ही डिटेल में, मतलब इस पॉइंट के ऊपर ही तो मान लो वो AS है, तो ये वाला पॉइंट आपको वहीं पे समझ आएगा। अगर मैं अभी आपको समझाने लगूँ ना तो आपके ऊपर से जाएगा, जब तक AS16 नहीं पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए इस पॉइंट के साथ ऐसे लिख लो AS16। जब मैं AS16 पढ़ाऊँगी ना तो उसके साथ ये पॉइंट एक बार पीछे आके आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि AS11 डील किस किस चीज़ के साथ करता है। 3 चीज़ों के ऊपर AS लगता है और इन चीज़ों के ऊपर तो AS11 डील नहीं करता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम पढ़ लेते हैं।
अपना पूरा कंसेप्ट आगे पढ़ने से पहले, एएस शुरू करने से पहले ये डेफिनेशंस पता होनी अच्छी बात है। जैसे हमें करेंसी का पता होना ज़रूरी था, रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है, फॉरेन करेंसी क्या होती है, ये तो हमने पता कर लिया। नेक्स्ट एक चीज़ हमें दे रखी है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट क्या होता है? इज़ द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट। क्लोजिंग रेट मतलब वो रेट जो आपकी बैलेंस शीट डेट के ऊपर रेट होता है ना, एक्सचेंज रेट होता है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग रेट। जिस दिन हमारी बैलेंस शीट क्लोज होती है, कब, 31 मार्च को हमारा बैलेंस शीट डेट होता है, उस दिन जो आपका एक्सचेंज रेट चल रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग रेट। ये जो हमने करेंसी पढ़ा था ना, करेंसी का एक पॉइंट है, नॉर्मली एन एंटिटी यूजेस द करेंसी ऑफ द country in which it is registered, that is Indian entities present the financial statement in rupees. If entity is not using rupees as reporting currency, it has to disclose the reason. क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली एंटिटी जिस उसमें आपकी जिस कंट्री में रजिस्टर्ड होती है ना, उसी कंट्री की करेंसी उसे एज अ रिपोर्टिंग करेंसी यूज़ करनी पड़ती है। बट अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही है तो उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ये बात कि मैं अपनी रिपोर्टिंग करेंसी जो मेरी मेन बनती है, सोचो मैं अगर इंडियन कंपनी हूँ तो मेरे लिए मेरी रिपोर्टिंग करेंसी क्या होनी चाहिए? रुपीस होनी चाहिए। बट मैं रुपीस रिपोर्टिंग करेंसी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या बोला? रिपोर्टिंग करेंसी मतलब जिस करेंसी में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो। अब मैं इंडियन कंपनी हूँ तो मेरे लिए मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बननी चाहिए? रुपीस में बननी चाहिए। तो मेरे लिए रिपोर्टिंग करेंसी क्या होनी चाहिए? रुपीस होनी चाहिए। बट मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर लिया डॉलर्स में। तो हूँ मैं इंडियन कंपनी ही, ठीक है, बट मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर लिया डॉलर्स में, तो मेरी रिपोर्टिंग करेंसी क्या हो गई? डॉलर हो गई। तो मुझे ये बात स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ऐसे ना ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बने होते हैं, वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने रिपोर्टिंग करेंसी डॉलर यूज़ की है, रुपीस नहीं। अगर तो मैं इंडियन कंपनी हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी रिपोर्टिंग करेंसी रुपीस ही यूज़ की है, फिर तो ये स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं इंडियन कंपनी हूँ और मैंने कोई और करेंसी एज अ रिपोर्टिंग करेंसी यूज़ की है तो वो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ है, आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं। Monetary items are money held, that is cash and cash equivalent held by the entity, assets which are receivable in terms of money, liabilities which are payable in terms of money that are determinable. मॉनेटरी आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिनकी वैल्यू आपके लिए डिटर्मिनेबल होती है। जैसे कि आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास कुछ एसेट्स पड़े हैं जो मनी के फॉर्म में आपको फटाफट रिसीव हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी आइटम्स। मतलब कि वो आइटम्स जिसकी अमाउंट डिटर्मिनेबल है, मतलब जिनकी अमाउंट आपको फिक्स्ड पता है, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी आइटम्स। देखो मेरे पास ये एसेट है, ये एसेट आज मैंने लिया, लेट्स से $20 का लिया और मेरे $1 का प्राइस चल रहा था 20 रुपीज़। तो ये एसेट की मेरी आज वैल्यू है 400, बट मैं इसे 7-8 साल बाद सेल करूँगी। तो 7-8 साल बाद इसे सेल करूँगी तो इसकी क्या वैल्यू होगी मुझे क्या पता उस टाइम डॉलर का क्या रेट चल रहा होगा। तो ये क्या होगी? आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम हो गई। वहीं पे आज मेरे पास कैश पड़ा है $20, तो ये कैश तो मैं कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ, आज के आज ही ख़त्म कर सकती हूँ। इसकी मुझे फिक्स्ड अमाउंट पता है $20 है तो $20 ही रहेगा, इसका क्या ही चेंज होगा। तो ये मेरा क्या हो गई? मॉनेटरी आइटम्स हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपका मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स में। मॉनेटरी आइटम्स मतलब वो आइटम्स जो डिटर्मिनेबल है, जिनकी फिक्स्ड अमाउंट आपको पता है, एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिनकी आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं पता है, जिसका बेनिफिट आपको बाद में रिसीव होगा या काइंड में या गुड्स या सर्विसेज में, जैसे लैंड, फिक्स्ड एसेट, सिक्योरिटीज़, शेयर्स आपने ले रखे हैं तो शेयर्स का भी आपको नहीं पता है फिक्स्ड अमाउंट कितनी मिलेगी, है ना। तो ये आपके क्या आ जाते हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड रेट। मैंने आपको ऊपर समझाया था, यहाँ पे ये देखो स्कोप में कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी AS11 लगता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या चीज़ है ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सबसे पहले हम समझेंगे एग्जाम्पल से, उसके बाद हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड रेट ये अलग अलग कंसेप्ट हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी ना तो आपको समझ आएगा। ये मत सोचना कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड रेट भी कहते हैं, ऐसा नहीं है।
एग्जाम्पल देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, एक महेश सॉरी, एक महेश पर्सन है और एक अंबानी है, ठीक है। महेश ने ना अंबानी को लोन दिया, कितना, $1000 का लोन दिया महेश ने। क्या हुआ, महेश ने अंबानी को $1000 का लोन पे किया, ठीक है। और लोन की रीपेमेंट होनी थी 5 साल बाद, ठीक है। आज जब लोन लिया गया, लेट्स से लोन लिया गया है 20 मार्च को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेट्स से लोन लिया गया है 20 मार्च को। जिस दिन लोन लिया यानी कि 20 मार्च को एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था, $1 का प्राइस चल रहा था, 70 रुपीज़ प्राइस चल रहा था $1 का, ठीक है। फिर से बताती हूँ, महेश ने, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महेश ने अंबानी को $1000 का लोन दिया 20 मार्च को। उस टाइम पे आपका एक्सचेंज रेट चल रहा था 70 रुपीज़, $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ चल रहा था। अब लोन रीपेमेंट होनी थी 5 साल के बाद, ठीक है। कोई इंस्टॉलमेंट, 5 साल तक तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं थी जानी, पूरी 5 साल के बाद ना फुल इकट्ठा ही $1000 रीपे होना था। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नहीं जानी है, सीधे 5 साल बाद $1000 अंबानी को वापस करने हैं, ठीक है। अब अंबानी को डर था कि आज तो $1 का प्राइस चल रहा है 70 रुपीज़, तो कल को क्या पता $1 का प्राइस क्या हो जाएगा। आज के हिसाब से $1000 का 70 रुपीज़ है, तो 1000 इंटू 70 करोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 70,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अगर आज के हिसाब से अगर हम देखें। बट 5 साल बाद क्या पता डॉलर का प्राइस क्या रहेगा, क्या पता $1 का प्राइस हो जाए 90 रुपीज़, तो मैंने तो उठाया 70,000 और मुझे तो पे करना पड़ेगा 90,000, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अंबानी डर गया, इसने क्या किया, ये ना एक कंपनी के पास गया, उस कंपनी को क्या बोला, उस कंपनी के साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 साल के बाद ना तो मुझे $1 के बदले 80 रुपये देगा। देख, आज $1 का पैसा, $1 है इक्विवेलेंट 70 रुपीज़ के, आज रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, बट मुझे 5 साल बाद ये पैसे चाहिए, तो तुम मुझे, हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 5 साल बाद $1 के बदले तुम मुझे 80 रुपीज़ देना। 5 साल बाद कोई भी रेट चल रहा हो, लेट्स से कि अगर 5 साल के बाद $1 का रेट चल रहा होगा 90 रुपीज़, फिर भी तुम मुझे 80 रुपीज़ ही देना। अगर 5 साल के बाद $1 का प्राइस चल रहा होगा 50 रुपीज़, पर फिर भी तुम मुझे 80 रुपीज़ ही पे करना, ठीक है। इसने, अंबानी ने ऐसा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये जो रेट हमने डिसाइड किया ना, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। अब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार किया क्यों, मैंने बताया तो कि अंबानी डर गया, आज तो मैंने 70,000 उठा लिया, अब जो मुझे 5 साल बाद पेमेंट करनी है, तो मुझे तो $1000 की पेमेंट करनी है। लेट्स से कि 5 साल बाद अगर डॉलर का प्राइस 90 रुपीज़ चला गया, तो मुझे तो 90,000 पे करना पड़ जाएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसने अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक कंपनी के पास किया, जिसे उसने बोला कि आज डॉलर का प्राइस 70 रुपीज़ है, बट मुझे 5 साल बाद पैसे चाहिए, 5 साल बाद पेमेंट करनी है, तो तू मुझे 5 साल बाद ना $1 के बदले 80 रुपीज़ पे करना, ठीक है। मतलब कि मैं 80 रुपीज़ दूंगा तो मुझे $1 देना, ठीक है। ये सोच लो, बैंक है या कंपनी है, कुछ भी है, ये इसे 80 रुपीज़ देगा, उसके बदले ये इसे $1 देगा। मतलब कि ये 80,000 कंपनी को देगा, उसके बदले इसे $1,000 मिल जाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब 5 साल बाद अगर सोचो डॉलर का रेट चल रहा होगा 90 रुपीज़, डॉलर का रेट चल रहा होगा अगर 90 रुपीज़, या फिर 5 साल बाद डॉलर का रेट चल रहा होगा 70 रुपीज़, इसे कोई लेना देना नहीं, लेना देना। कोई भी रेट चल रहा हो, इसे कोई रिस्क नहीं है, इसने अपना रिस्क सेव कर लिया, कंपनी को भी बेनिफिट हो गया। अगर कम रेट चल रहा होगा तो कंपनी को बेनिफिट, ज़्यादा रेट चल रहा होगा तो कंपनी को लॉस, ठीक है। तो
इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जहाँ पे एक पर्सन अपने लॉस को रिड्यूस करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है फिक्स्ड रेट के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो अंबानी ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो रेट आपने डिसाइड किया ना, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। ठीक है, अब ये आप कंपनी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी बैंक के साथ भी कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल के साथ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, किसी के भी साथ आपने ऐसा वाली कंडीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट किया ना, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जो रेट आप डिसाइड करते हो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। समझ आया? इट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट अ फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आप डिफरेंट करेंसीज को एक्सचेंज करते हो एक फिक्स्ड रेट के ऊपर, एक फॉरवर्ड रेट के ऊपर। तो फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फॉरवर्ड रेट इज द स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट मतलब कि 5 साल बाद आप एक फिक्स्ड रेट पे अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करने वाले हो, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। और फॉरवर्ड रेट का यूज़ करके जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? तो हमारा AS11 3 जगह पे डील करता है। एक तो आपने अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन की है तो उसे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, उसके साथ डील करता है। या फिर आप फॉरेन ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो तो आपको अपनी फॉरेन ऑपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में, तो कैसे करना है उसको डील करता है AS11। या फिर आप अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हो तो उसको डील करता है AS11। अब ये तो मैम आपने बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बट इस फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में AS11 आखिरकार डील कहाँ पे करता है वो तो बताओ, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाद में नीचे आएगा तब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने अपना पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव क्या है AS11 का, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्कोप क्या है AS11 का, देन हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट अपना पॉइंट, दैट इज़ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। स्कोप में हमने पढ़ा था ना 3 जगह पे AS11 लगता है, कहाँ गया ये वाला 3 जगह पे। अब इन तीनों जगह को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय एंटिटी इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ ट्रांजैक्शन विच इज़ डिनोमिनेटेड इन और रिक्वायर सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि आपकी फॉरेन करेंसी में हो रही है ना, वो सारी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स, ये और क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? ये चीज़ें इंक्लूड करता है परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। आपने कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज की है या सेल की है फॉरेन, जो डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में। डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी मतलब जो कि आपने फॉरेन करेंसी में की है। मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया $20 का, तो ये किस में डिनोमिनेटेड था? $20 फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड था। लेट्स से मैंने पे किए 400 रुपीज़, मैंने अपने बैंक को दिए 400 रुपीज़ अपने बैंक को, बट बैंक ने इस 400 रुपीज़ को कन्वर्ट करके पेमेंट की ना $20। मैंने उस पार्टी को जिससे मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, इसे तो 400 नहीं ना दिए, इसे तो $20 ही मिले हैं, तो इसे डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी मिला है पैसा, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। इंक्रिंग और सेटलिंग लाइबिलिटी, आपने कोई लाइबिलिटी सेटल की है, मतलब मेरे पैसे देने वाले पड़े थे, लेट्स से मेरे $20 देने वाले पड़े थे, मैंने आज वो $20 पे कर दिए हैं फॉरेन करेंसी में, तो वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आ गई। या मैंने लाइबिलिटी इंकर कर दी है, मतलब मैंने उधार पे रॉ मटेरियल खरीद लिया है, तो लाइबिलिटी इंकर हो गई है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी में, तो ये भी क्या आ गया? आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बोरोइंग और लेंडिंग फंड्स, आपने फंड्स बोरो किए हैं या लेंड किए हैं, किसी को उधारी पे पैसा दिया है या किसी से पैसा उठाया है फॉरेन करेंसी में, तो वो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में आएगा आपका। एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, आपने फॉरेन करेंसी में एसेट कोई एक्वायर किया है, मतलब खरीदा है या फिर बेचा है, डिस्पोज किया है कुछ, मतलब उसे एसेट को हटा दिया है फॉरेन करेंसी में, तो वो भी आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आएगा। अब हर जगह पे ना देखो फॉरेन करेंसी ज़रूर लिखा हुआ है, अगर आप परचेज सेल कर रहे हो अपनी करेंसी में तो वो थोड़ी जाएगी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में,
आप एसेट खरीद रहे हो या बेच रहे हो अपनी करेंसी में, तो वो भी थोड़ी ना जाएगा फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो हर ये जो चीज़ जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है उसे हम कहेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बिकम्स पार्टी टू एन अनपरफॉर्म्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है, बिकम्स पार्टी टू एन अनपरफॉर्म्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमने फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, लेट्स से कि ये कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चली गई, तो इसने ना गारंटी ले रखी थी, कंपनी ने गारंटी दी थी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अंबानी से कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगी तो मेरे बदले में एक सुरेश नाम का पर्सन है वो पैसा देगा। तो ये पार्टी बन गया, इसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट की ये पार्टी बन गया ना, तो ये भी आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगा, ठीक है। अभी रिकॉग्निशन पढ़ेंगे। अब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना आपको रिकॉग्निशन ही बताता है, सबसे पहले बताता है इनिशियल रिकॉग्निशन, देन आपको बताता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। हमने अपना AS 10 में भी पढ़ा था रिकॉग्निशन क्या होता है, मतलब कि इनिशियल रिकॉग्निशन पहले बताएगा कि जब आपने वो ट्रांजेक्शन की है उसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे जिस टाइम आपने ट्रांजेक्शन की है, और अगर बाद में उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसे कैसे रिकॉर्ड करोगे, दैट इज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। यही दो चीज़ें बताता है कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए इसलिए गए हैं ताकि वो आपको बता सकें कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंटेशन होगी किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट की। तो आपका ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 भी आपको इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में बताएगा एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के बारे में बताएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की। अगर हमने कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की है तो सबसे पहले उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, recognize using the rate on the date of transaction or rate that approximate the actual rate at the date of the transaction is often used। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की है ना उस दिन जो आपका रेट चल रहा था ना वो यूज़ करोगे आप अपने इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए। मैंने 22 मार्च को ट्रांजैक्शन की है, 22 मार्च को $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ चल रहा था, तो यही रेट यूज़ करूँगी मैं इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। या फिर और लिखा है, या तो आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यूज़ कर लो या फिर आप एक अप्रोक्सीमेट रेट यूज़ कर लो जो कि एक्चुअल रेट के एकदम मतलब अप्रोक्सीमेट सेम सही हो। अब ये कौन सा रेट होता है, ये कौन सा अप्रोक्सीमेट रेट होता है मैम, इसे हम कहते हैं एवरेज रेट। एग्जाम्पल एन एवरेज रेट, जैसे देखो मैं ना फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहती हूँ, बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करती हूँ, मेरी कंपनी जो है ना बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करती है, डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, तो डेली बेसिस पे आपका रेट चेंज होता है, रेट तो यूँ फ्लक्चुएट होता है आपका, है ना, हर घंटे कई बार चेंजेस होते हैं। तो मेरा आज मंडे को रेट था $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, ट्यूसडे को रेट हुआ $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़, फिर वेडनेसडे को रेट हो गया वापस से $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। ऐसे मेरा पूरे हफ्ते में रेट चेंज होता है। तो मैं हर हफ्ते की जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए अलग रेट, हर डे की ट्रांजैक्शन के लिए अलग रेट लेने की जगह पे आप पूरे हफ्ते का एवरेज रेट भी ले सकते हो, जैसे 70 + 60 + 75 डिवाइडेड बाई 3 करके आप ये एवरेज रेट भी ले सकते हो अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, पूरे हफ्ते की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ये नहीं कि पूरे साल की ट्रांजैक्शन के लिए ये रेट लोगे आप, पूरे हफ्ते की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप ये रेट यूज़ कर सकते हो ना। ये अप्रोक्सीमेट जा रहा है ना आपके एक्चुअल रेट के, तो इसे हम कहते हैं अपना एवरेज रेट। तो इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए या तो आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जो रेट था वो यूज़ कर लो या फिर आप अप्रोक्सीमेट यूज़ कर लो एक्चुअल रेट के अप्रोक्सीमेट रेट। एग्जाम्पल एन एवरेज रेट फॉर अ वीक और अ मंथ, आपने मंथ के लिए एवरेज रेट ले लिया तो पूरे मंथ के लिए वो एवरेज रेट यूज़ करोगे, अगर वीक के लिए वो एवरेज रेट है तो पूरे वीक के लिए वो एवरेज रेट यूज़ करोगे, ठीक है। ये थी आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन, बहुत ही सिंपल थी कि जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है तब आपको वो ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होती है, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांजैक्शन if any asset or liability which is created out of initial recognition continues till the balance sheet date, the entity should remeasure its value on the balance sheet date, that is subsequent measurement। अब subsequent recognition क्या होती है कि जब मैंने एसेट परचेज किया, लेट्स से मैंने एसेट परचेज किया था 22 मार्च को, ठीक है, तब मैंने इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन की होगी, जो भी मैंने रेट लगाया होगा इसका इनिशियल रिकॉग्निशन का, तब मैंने ये इनिशियल रिकॉग्निशन की। अब ये एसेट अभी तक पड़ा हुआ है, आज हो गई 31 मार्च, बैलेंस शीट डेट हो गई है,
ठीक है, ये सोच लो ये मैंने लिया था 1 अगस्त को लिया था, ये सोचो, ठीक है, एसेट। और आज 31 मार्च होगी, बैलेंस शीट डेट हो गई है आज, और बैलेंस शीट डेट पे ये अभी तक एसेट पड़ा हुआ है, तो आज तो इसकी वैल्यू काफ़ी चेंज हुई होगी, क्या पता सेम भी हो सकती है, क्या पता चेंज भी हुई हो। तो अगर कोई ऐसा एसेट जो आपकी बैलेंस शीट डेट तक कंटिन्यू रहता है, तो उसे बैलेंस शीट डेट पे आपको रीमेजर करना पड़ता है, क्योंकि पूरे साल में बेटा वैल्यू तो चेंज हुई होगी ना, तो उस एसेट को आपको दोबारा मेजर करना पड़ेगा कि अब इसकी क्या वैल्यू चल रही है। तो जो हम दोबारा मेजरमेंट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, इनिशियल रिकॉग्निशन करने के बाद अगर कोई भी एसेट या लाइबिलिटी कंटिन्यू रहता है आपके बैलेंस शीट डेट तक, तो एंटिटी को उस एसेट या लाइबिलिटी को दोबारा मेजर करना पड़ता है, उसकी वैल्यू को दोबारा मेजर करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी दो तरह से हो सकते हैं, एक तो मॉनेटरी आइटम्स की एंड एक तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स की। इन्होंने अलग अलग प्रोविजंस बताई हैं आपको, मॉनेटरी आइटम्स के लिए अलग एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए अलग। मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड अमाउंट आप डिटरमाइन कर सकते हो, एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड अमाउंट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपकी कोई मॉनेटरी आइटम है और वो उसकी आपको अगर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करनी है, तो उसके लिए आपको कौन सा रेट यूज़ करना है। मैंने 1 अगस्त को एसेट परचेज़ किया था, तब रेट चल रहा था $1 इक्वल्स टू 30 रुपीज़ रेट चल रहा था, तब तो मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन कर ली। अब आज 31 मार्च को ये एसेट अभी तक पड़ा है, तो अभी लेट से रेट चल रहा है आपका $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। तो अभी मैं इस अपनी बुक्स में इस एसेट को कैसे शो करूँ, इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करूँ, क्या रेट यूज़ करूँ। तो अगर आपकी कोई मॉनेटरी आइटम है तो उसके लिए आपको रेट यूज़ करना है अपना क्लोजिंग रेट, मतलब कि जो बैलेंस शीट डेट पे आपका रेट है ना, वो रेट आपको यूज़ करना है। क्लोजिंग रेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। मॉनेटरी आइटम्स के केस में आपको क्या यूज़ करना है, रेट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। If on balance sheet date closing rate is unrealistic, then record the transaction on the normal rate which is expected to be। कहते हैं अगर आपकी बैलेंस शीट डेट पे जो आपका क्लोजिंग रेट है ना वो बड़ा अनरियलिस्टिक है, मतलब आपने जब ट्रांजैक्शन की थी तब आपका रेट चल रहा था $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, और आज रेट आपका चल रहा है बैलेंस शीट डेट पे $1 इक्वल्स टू 200 रुपीज़। ये तो बड़ा ही अनरियलिस्टिक रेट है। मैंने एसेट ख़रीदा था, मैंने सोचो शेयर्स खरीदे थे 1 अगस्त को, ठीक है, तब इसका रेट था $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, बट आज बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च पे इसका रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 200 रुपीज़। मुझे पता है कि हमारी इकॉनमी में कुछ इफेक्ट चल रहे हैं, या फिर सोचो आज इसका रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज़, तो मुझे पता है आज हमारी इकॉनमी में कोरोना की वजह से, सोच लो कि कोरोना चल रहा है आपका, तो कोरोना की वजह से आज हमारी इकॉनमी डाउनफॉल में है, इसीलिए आज ये इतना रेट अनरियलिस्टिक दिख रहा है। बट जब तक मैंने शेयर्स सेल करे हैं ना, तब तक हमारी इकॉनमी सेटल हो जाएगी, तब ये ऐसा रेट नहीं रहेगा। तो ये आपको इस टाइम पे अनरियलिस्टिक रेट दिख रहा है सॉरी, तो ये आपको अनरियलिस्टिक रेट दिख रहा है ना आपका। तो इसीलिए जब आपके पास अगर बैलेंस शीट डेट पे कोई अनरियलिस्टिक रेट है ना, तो आप अनरियलिस्टिक रेट मत लिखो, तब आप ऐसा रेट ले लो जो आपका एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल रेट इतना होना चाहिए था। मुझे एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल रेट कम से कम 60 तो होना ही चाहिए था, तो 60 के ऊपर आप रिकॉग्निशन कर लोगे, ठीक है। क्या देख रहे थे हम, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट देख रहे थे। अगर आप मॉनेटरी आइटम्स की आप अगर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको कौन सा रेट लेना है, क्लोजिंग रेट लेना है। अगर आप नॉन मॉनेटरी आइटम्स की सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कर रहे हो ना, तो आपको देखना है कि आपकी जो आपकी बुक्स में कैरिंग वैल्यू है ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है या फिर फेयर वैल्यू है। अब कैरिंग वैल्यू आपको पता है क्या होती है, जो आपकी बुक में आपकी वैल्यू शो हो रही होती है ना, उससे हम कहते हैं कैरिंग वैल्यू। लेट्स से मेरा ये एसेट था 10 लाख का जब मैंने ख़रीदा था, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेट्स से मान लो 5 लाख लग गई, तो ये 5 लाख इसकी क्या आ गई, कैरिंग वैल्यू आ गई, ये 5 लाख। अब आपको देखना है कि आपकी ये जो कैरिंग वैल्यू है ये आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है या फेयर वैल्यू है। अब इसका क्या मतलब है मैम, हिस्टोरिकल कॉस्ट है या फेयर वैल्यू है। मैंने जब एसेट ख़रीदा ना, जब मैंने एसेट ख़रीदा तो एसेट की कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़, फिर इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन लगाई 2 लाख रुपीज़, तो आ गई मेरी वैल्यू 8 लाख रुपीज़। बट मार्केट में इस टाइम इसकी वैल्यू चल रही थी 7 लाख रुपीज़, तो मैंने अपनी बुक्स में इसकी वैल्यू लिख दी 7 लाख। कैरिंग वैल्यू आनी चाहिए थी 8 लाख, बट मैंने लिख दी 7 लाख। तो ये मैंने कहाँ पे वैल्यूएशन की है, मेरी वैल्यू कौन सी है, फेयर वैल्यू है। मेरी कैरिंग वैल्यू कौन सी है, फेयर वैल्यू है,
ठीक है। वहीं पे दूसरा केस देखो, मैंने एसेट खरीदा 10 लाख का, डेप्रिसिएशन कट गई 2 लाख की, वैल्यू कितनी आ गई 8 लाख की। मार्केट में वैल्यू चल रही है 7 लाख की, बट मैंने अपने बुक्स में 8 लाख ही शो किया, तो ये मेरी कैरिंग वैल्यू कौन सी है, हिस्टोरिकल वैल्यू है मेरी कैरिंग वैल्यू। ठीक है, समझ आया कि आपकी कैरिंग वैल्यू या तो आपकी फेयर वैल्यू हो सकती है या तो हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है। अगर आपकी कैरिंग वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो आपको कौन सा रेट यूज़ करना है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए, रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब आपने ट्रांजैक्शन की उस टाइम पे जो रेट था वो यूज़ करना है। बट अगर आपकी कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू है तो उस केस में आपको कौन सा रेट यूज़ करना है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए, रेट ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, जब आपने रीवैल्यूएशन की ना उस टाइम जो रेट चल रहा था वो वाला रेट आपको यूज़ करना है। मैंने एसेट खरीदा था 10 लाख का, उस टाइम मेरा रेट चल रहा था $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ मेरा रेट चल रहा था। देन मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काटी 2 लाख रुपीज़, तो वैल्यू आ गई 8 लाख। मार्केट में वैल्यू चल रही थी, ये सोचो मैंने ख़रीदा था 2022 में, 2023 में मैंने इसकी वैल्यू कैरिंग वैल्यू लिखी 8 लाख, बट 2023 में मार्केट वैल्यू चल रही थी 7 लाख रुपीज़, तो मैंने अपनी बुक्स में 7 लाख ही शो कर दिया बुक्स में 8 लाख की जगह पे। तो अब मुझे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करनी है, 7 लाख मैंने अपनी वैल्यू शो करनी है ना अपनी बुक्स में, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करनी है। आज बैलेंस शीट डेट हो गई है तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना चाह रही हूँ मैं, तो कौन सा रेट यूज़ करूँगी, ये वाला रेट यूज़ करूँगी या फिर क्लोजिंग रेट यूज़ करूँगी या कौन सा रेट यूज़ करूँगी। उन्होंने कहा आपको रेट यूज़ करना है जब आपने रीवैल्यूएशन की ना 2023 में आपने रीवैल्यूएशन की ना, इस टाइम जो रेट था ना वो रेट आपको यूज़ करना है अपनी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए। बट अगर वही मैंने 7 लाख ना शो करके 8 लाख कैरिंग वैल्यू शो की होती तो उस केस में मुझे जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करनी है तो मुझे यही वाला रेट यूज़ करना है जो मेरा एसेट एक्वायर करने के टाइम पे रेट था, रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट था। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ लिया अपना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एंड इनिशियल रिकॉग्निशन आपको कैसे करनी है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है नीचे, फॉरेन करेंसी कंटिंजेंट लाइबिलिटी शुड बी मेजर्ड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। अगर आपकी कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, भले वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है मतलब कि नॉन मॉनेटरी आइटम है, आपको फिक्स अमाउंट नहीं भी पता हो सकती, जरूरी नहीं है ना कंटिंजेंट लाइबिलिटी की फिक्स अमाउंट भी पता होती है, समटाइम्स कई बार नहीं भी पता होती है ना। मैंने बोला कि अगर शाम की शिप कंटिंजेंट सिचुएशन तो आपको पता है ना, मतलब कि जो सिचुएशन होना डिपेंड करता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। मैंने बोला अगर शाम मरने से पहले मेरे लिए 10 लाख रुपया छोड़ गया तो वो 10 लाख मैं सीता को दे दूँगी। अगर शाम मरने से पहले मेरे लिए 10 लाख रुपए छोड़ गया तो वो पैसा मैं सीता को दे दूंगी। तो मेरे ऊपर कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, सीता को 10 लाख रुपए देने हैं, पर कंटिंजेंट है ना, अगर शाम छोड़ के जाएगा तभी देना है। तो फिक्स्ड अमाउंट पता है तो ये मॉनेटरी आइटम हो गई, बट समटाइम्स फिक्स्ड अमाउंट नहीं भी पता होती है तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है ना, मैं बोलूँगी शाम मरने से पहले जितना भी, अगर शाम मरने से पहले कुछ भी पैसा छोड़ के गया तो वो पैसा मैं सीता को दे दूँगी। अब सीता के अगेंस्ट मेरी लाइबिलिटी है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, अगर शाम मरने से पहले कुछ छोड़ेगा तभी पे करूँगी ना, और मुझे अमाउंट भी नहीं फिक्स पता, क्या पता कितना छोड़ के जाए, क्या पता कुछ भी ना छोड़ के जाए, तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम हो गई। तो कहते हैं कि अगर कोई आपके पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसको आपको क्लोजिंग रेट पे ही यूज़ करना है, भले वो आपकी मॉनेटरी आइटम हो भले नॉन मॉनेटरी आइटम हो, आपको उसे क्लोजिंग रेट पे ही रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस। अब आपने जब इनिशियल रिकॉग्निशन की, आपने कौन सा रेट यूज़ किया, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन था। देन आपने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की तो आपने क्लोजिंग रेट यूज़ किया, है ना। तो जब आपने क्लोजिंग रेट यूज़ किया तो आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंस आ गया होगा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। पहले लेट से आपका रेट था $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, अब आपका रेट है $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़। तो ये जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को कैसे ट्रीट करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। तो ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस, एक्सचेंज रेट डिफरेंट अराइजेज बिकॉज ऑफ, अब कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट डिफरेंस जो आता है ना वो आपका इन 3 वजह से आ सकता है। कौन कौन से रीज़न हैं, ट्रांजैक्शन इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट वन रेट
एंड इट इज़ सेटल्ड एट अनदर रेट। एक तो आपका इस वजह से डिफरेंस आ सकता है कि जब मैंने ट्रांजैक्शन की थी ना, लेट्स से मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, तो मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा था $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ का, तब उधार पे क्रेडिट पे मैंने ये रॉ मटेरियल ख़रीद लिया। आज जब 1 साल बाद मैं इस रॉ मटेरियल की पेमेंट करने वाली हूँ ना, तो आज रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ रेट चल रहा है। तो इसलिए एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि मैंने जब ट्रांजैक्शन की तब रेट कुछ और था, अब जब ट्रांजैक्शन सेटल कर रही हूँ तब रेट कुछ और है, इसलिए एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट वन रेट एंड इट्स सब्सिक्वेंटली रेट इज़ अनदर रेट। आपने जब इनिशियल रिकॉग्निशन की तब आपका कुछ और रेट था, अब आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कर रहे हो तब आपका रेट कुछ और है, इस वजह से भी एक रेट डिफरेंस आ सकता है। एंड सेकेंड रीज़न इज ट्रांजैक्शन इज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट वन रेट एंड लेटर सेटल्ड एट अनदर रेट। ये दोनों का ही मिश्रण आ गया जी। इनिशियल रिकॉग्निशन की थी मैंने $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, देन मैंने फर्स्ट केस में समझा रही हूँ सबसे पहले, देन मैंने जब पेमेंट की ना, सोचो मैंने ये 1 अगस्त को ही सामान अपना ख़रीदा था, रॉ मटेरियल क्रेडिट पे ख़रीदा था, ठीक है। अब मैं इसे 30 अक्टूबर को पेमेंट कर रही हूँ, बैलेंस शीट डेट तक तो ये आइटम गई नहीं, तो इसकी तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हुई नहीं होगी। बट जब 30 अक्टूबर को पेमेंट कर रही हूँ ना मैं, तो पेमेंट के टाइम पे रेट क्या चल रहा है, $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़। भले इस केस में आपकी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं हुई, बट आपकी जब पेमेंट हो रही है ना, तो पेमेंट के टाइम पे रेट डिफरेंस है, इसीलिए आप ये एक्सचेंज डिफरेंस आया है। सेकेंड रीज़न हमने क्या पढ़ा था कि 1 अगस्त को आपने आइटम खरीदी थी, अपना रॉ मटेरियल ख़रीदा था क्रेडिट पे $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ का, ठीक है। अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की है, बैलेंस शीट डेट आ गई है, 31 मार्च आ गई है, अभी तक आपकी ये लाइबिलिटी शो हो रही है आपकी बुक्स में, तो इसको आपको दोबारा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के टाइम पे $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ है, तो इसीलिए एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि 1 अगस्त को ना आपने जब सामान ख़रीदा, रॉ मटेरियल ख़रीदा, क्रेडिट पे ख़रीदा, उस टाइम पे $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ चल रहा था, देन आपने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की, बैलेंस शीट डेट आ गई है 31 मार्च, तो आपकी बुक्स में लाइबिलिटी शो हो रही होगी, बट बैलेंस शीट डेट तक आपका आइटम कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी। तो आपने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के टाइम पे $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्सचेंज डिफरेंस आया था, ये तो आपने देख लिया था। अब आपने जब दोबारा पेमेंट की, सोचो अब आपने पेमेंट की 1 जून को पेमेंट की, तो अब 1 जून को जब पेमेंट कर रहे हो ना आप, उस टाइम पे आपका रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज़। यहाँ पे भी तो डिफरेंस आ सकता है ना, जब आपने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की तब रेट कुछ और था, बट जब आप पेमेंट कर रहे हो तब रेट कुछ और है, तो इस वजह से भी एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है। 3 सिचुएशन है जहाँ पे आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है, वो मैंने आपको डीपली समझा दिया है एग्जाम्पल के साथ। अब ये तो हमें पता चल गया कि एक्सचेंज रेट डिफरेंस आता क्यों है। अब हम देखेंगे कि अगर आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंस आ गया है तो उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे शो कैसे करेंगे। All types of a foreign exchange difference shall be charged to profit and loss account as the exchange loss or gain in the year in which it occurs। कहते हैं जो भी आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंस आएगा ना, हर टाइप का एक्सचेंज रेट डिफरेंस आपको एज अ प्रॉफिट या लॉस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है, ठीक है। मेरे को अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दूंगी, 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो वो भी मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दूंगी। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने के लिए एक एक्सेप्शन है, मतलब कि इस केस में आप अपना प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं कर सकते हो। अब ये एक्सेप्शन समझने के लिए ना सबसे पहले आपको अपना फॉरेन ऑपरेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन आपके फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो कि आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज हो रहा है, वो प्रॉफिट या लॉस आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना होता है, उसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट अगर आपका कोई फॉरेन
ऑपरेशन है और उसके रिलेटेड कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम बाद में देखते हैं ना, फॉरेन ऑपरेशन जब करेंगे तभी देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ अपने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की बातें की हैं। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने देखा कि हमारा AS11 ना, पूरा ऊपर से लिंक करते हैं। हमने देखा कि हमारा जो AS11 है ना, उसका स्कोप क्या है, वो 3 जगह पे एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट फॉरेन ऑपरेशन के लिए, देन फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए, देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हमने सबसे पहले अपना पढ़ा फॉरेन ट्रांजैक्शन। फॉरेन ट्रांजैक्शन में हमने क्या पढ़ा, अपना उसका मीनिंग पढ़ा। देन हमने पढ़ा इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगी। देन हमने पढ़ा कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगी। फिर हमने पढ़ा कि जब हमारा कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ जाए तो उसकी रिकॉग्निशन कैसे करेंगे। अगर कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस आए तो उसे हमें P&L अकाउंट में चार्ज करना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपना फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसका भी वही पढ़ेंगे हम जैसे फॉरेन करेंसी में पढ़ा। अब फॉरेन ऑपरेशन का सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग, देन पढ़ेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन, देन पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, देन पढ़ेंगे अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम कैसे चार्ज करेंगे। यही 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेन ऑपरेशन होता क्या है। फॉरेन ऑपरेशन में हमारी फॉरेन ब्रांचेस आती हैं, फॉरेन सब्सिडरी आती है, फॉरेन जॉइंट वेंचर आते हैं, फॉरेन एसोसिएट्स आते हैं। ठीक है। अब फॉरेन ऑपरेशन का 2 तरह के फॉरेन ऑपरेशन होते हैं। एक तो होते हैं आपके इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक तो होते हैं आपके नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन का मीन समझ आया। फॉरेन ऑपरेशन मतलब बेटा आपका कोई भी ब्रांच, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, कुछ भी आपका आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया ऑपरेट करता है, उसे हम कहते हैं फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है। अब फॉरेन ऑपरेशन भी आपके 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं आपके इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक तो होते हैं आपके नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब इनका मतलब क्या है। A foreign operation does its business outside India as if an extension to the business. फॉरेन ऑपरेशन, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं कि आप अपना बिजनेस आउटसाइड इंडिया करते हो एज अ एक्सटेंशन टू द बिजनेस। और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं, foreign operation does business independently and accumulates cash and other monetary items and remits foreign currency occasionally। देखो इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को डिटेल में समझाती हूँ डिफरेंस के साथ। ये मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, ये ए ट्यूशंस लिमिटेड है। ठीक है। मेरा लेट्स से गारमेंट्स का बिज़नेस है। मैंने सोचा कि अपने बिज़नेस को क्यों ना आउटसाइड इंडिया भी एक्सपैंड किया जाए। तो मेरे पास ना अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के 2 वेज़ हैं। या तो मैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कर लूँ या तो मैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कर लूँ आउटसाइड इंडिया। ठीक है। मुझे आउटसाइड इंडिया बिजनेस एक्सपैंड करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन चूज़ कर लूँ या तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन चूज़ कर लूँ। अब इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कैसे होता है। मैंने सोचा कि मेरी जो गारमेंट्स का बिज़नेस है ना, मैं इसकी ना एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया खोलती हूँ, बट इस ब्रांच के पास ना एज सच कोई अथॉरिटी नहीं होगी। मतलब ये ब्रांच ऑपरेशन करेगी, मतलब काम करेगी और मुझे पैसा रेमिट करेगी, टाइम टू टाइम रेमिट करेगी। ठीक है। इसके कोई अलग, मतलब ये मेरा ही एक तरह का एक्सटेंशन होगा। मैं अपना ही बिजनेस ऐसे एज अ आउटसाइड इंडिया करूँगी। ठीक है। और एक होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इस केस में मैंने क्या बोला कि मैं एक इंडिपेंडेंट ब्रांच आउटसाइड इंडिया खोलूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है। यही मेन डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ भी इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, ये ब्रांच पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड होती है। कंपनी इसे ईयरली 1 अप्रैल को पैसा भेजेगी, 50 लाख या जितना भी, लेट से 1 करोड़ भेजेगी कंपनी से इस ब्रांच को ईयर स्टार्टिंग पे, और ईयर एंड में जितना भी ये प्रॉफिट करेगी ये सारा का सारा इसे रेमिट कर देगी। फिर कंपनी इसे भेजेगी नेक्स्ट ईयर। ऐसे इसके ऑपरेशन चलते हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं हुई, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं हुई ना, बट इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है, इसे एक बार इसने ब्रांच खोल दी, अब ये अपने ऑपरेशंस खुद करेगी, सेल करेगी, जो भी अपना प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट से फिर से रॉ मटेरियल खरीदेगी और सेल करेगी। मतलब ये एज अ बिजनेस अलग से ऑपरेट करेगी, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगी। इसमें क्या होगा, कंपनी पैसा भेजेगी, यही कंपनी रॉ मटेरियल भेजेगी और इसे सिर्फ सेलिंग करने का काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये डिफरेंस होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में। एग्जाम्पल देखो, इफ़ अ फॉरेन ब्रांच इज इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम इंडिया, sell the goods in foreign currency and remit the foreign currency collected from the customer to head office in India। वही जो मैंने एग्जांपल बताई, ये मेरी कंपनी है, मैंने अपनी आउटसाइड इंडिया ब्रांच खोली।
आउटसाइड इंडिया ब्रांच खोली मैंने अपनी, ठीक है। अब मेरी कंपनी ने इसे भेजना है रियरली बेसिस पे, रॉ मटेरियल भेजना है, कुछ कैश भेजना है, ठीक है। इसने करनी है सेलिंग, देन इसे सेलिंग करके जो भी पैसा आएगा वो कंपनी को रेमिट कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी रॉ मटेरियल भेजेगी, फिर ये सेलिंग करके पैसा रेमिट कर देगी। ये आपका हुआ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। नेक्स्ट केस क्या है, ये मेरी कंपनी है, इसने एक बार फॉरेन ब्रांच खोल ली है, ठीक है, ब्रांच खोली है आउटसाइड इंडिया, ओके, ब्रांच खोल ली है आउटसाइड इंडिया मैंने। अब ये ब्रांच, इस ब्रांच को कुछ दे दिया, कैपिटल इन्वेस्ट कर दी इस ब्रांच में, ठीक है। अब इस ब्रांच के पास अपना पैसा आ गया, इसने इस कैपिटल से खरीदे रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को बेचा, कमाया प्रॉफिट, इस प्रॉफिट से वो फिर से रॉ मटेरियल खरीदेगी, प्रॉफिट करेगी, अपना बिजनेस और ब्रांचेस खोलेगी, एक्सपैंड करेगी, अलग से चलेगा, ये एकदम इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। इसे हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इफ़ अ फॉरेन ब्रांच प्रोक्यूर्स द रॉ मटेरियल एंड पे इन इट्स लोकल करेंसी, अपनी लोकल करेंसी में सब कुछ करती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक ये चीज़ एक पढ़ लो पॉइंट, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का। इसमें अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो तो हम मॉनेटरी आइटम्स पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो रिकॉर्ड होगा, हम अपनी नेट इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ेंगे। इसमें एक्सचेंज रेट चेंज होने पर नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी का नहीं करेंगे। अब इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग कि अगर आपका इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब कि आप इसे रॉ मटेरियल भेजते हो, उसके बदले ये आपको कैश रेमिट करती है। तो इस केस में अगर आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंस आता है, जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ तब आपका $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ था, बट जब आपने रॉ मटेरियल भेजा, ठीक है, अब एक्सचेंज रेट डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ये जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस आ रहा है तो आपको किस चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड करना है, तो कहते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में ना आपको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आइटम्स को छेड़ना है, नेट इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना है। बट वहीं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आपको नेट इन्वेस्टमेंट को छेड़ना है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आइटम्स को नहीं छेड़ना है। कुछ समझ नहीं आया, मैं बताती हूँ। देखो, अब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में मेरा जो परचेज सेल होता है, ये सारा परचेज या सेल होता है, ये सारा फॉरेन करेंसी में ही होता है ना। ये मेरी कंपनी है, ये मेरी ब्रांच है, मैंने इस ब्रांच में एक बार नेट इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेट्स से मैंने 10 करोड़ रुपीस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये ब्रांच अपना फॉरेन में ही रॉ मटेरियल खरीदती है और फॉरेन में ही रॉ मटेरियल बेचती है, अपना प्रोडक्ट बना के बेचती है, तो ये इसका ख़रीदना भी फॉरेन करेंसी में हो रहा है एंड सेलिंग भी फॉरेन करेंसी में हो रहा है। तो इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना आपकी करेंसी चेंज होने से, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस आ रहा है ना, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स मतलब जो आपकी P&L वाली आइटम्स होती है, मतलब कि आपके जिसका आपको फिक्स्ड रेट पता है, यहाँ पे जिसका आपको फिक्स्ड रेट नहीं भी पता है ना, उस केस में आपको यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये सब आपका काम फॉरेन करेंसी में हो रहा है। बट आपका डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट में। तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में आप सिर्फ अपने नेट इन्वेस्टमेंट को छेड़ते हो अपना एक्सचेंज रेट डिफरेंस चार्ज करने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में जो आपको अपना अगर आपका एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है तो उस केस में सिर्फ आपको नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना डिफरेंस रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर नहीं। बट वहीं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में आप नेट इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ते हो, आप अपनी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर आपका जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस आ रहा होता है ना, उसे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया कि फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। फॉरेन ऑपरेशन का मतलब कोई भी ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट हमारी फॉरेन में है, उसे हम कहते हैं फॉरेन ऑपरेशन है हमारा। फॉरेन ऑपरेशन भी दो तरह से हो सकते हैं, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मीनिंग हमने समझ लिया। अब हमें देखना है नेक्स्ट अपना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एंड इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगी इसमें।
ये देखो, कन्वर्जन या ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अभी हमारे फॉरेन ऑपरेशन, मैंने बोला था फॉरेन ऑपरेशन में आपको क्या होता है, आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना है अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में, कन्वर्ट करना है रिपोर्टिंग करेंसी में आपको, है ना, यही होता है आपके फॉरेन ऑपरेशंस में। तो अब अगर आपका कहाँ गया, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो उस केस में आपको कैसे कन्वर्जन करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कैसे ट्रांसलेशन करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो देखेंगे हम। ठीक है, कौन सा रेट यूज़ करना है आपको। मेरा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन था, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी बनी हुई है। अब इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो आइटम्स लिखी हैं ना, कुछ आइटम्स हम P&L अकाउंट की होंगी, कुछ आइटम आपके फिक्स्ड एसेट के नेचर की होंगी, अलग अलग तरह की आपके आइटम्स होंगी। तो कहते हैं ये जो आपकी अलग अलग आइटम्स दे रखी हैं, इन आइटम्स को आपको कौन सा रेट लेके ट्रांसलेट करना है। तो आपकी जो भी मॉनिटरी आइटम्स होंगी उसके लिए आपको यूज़ करना है क्लोजिंग रेट। नॉन मॉनिटरी आइटम्स अगर आपकी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी, आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है, अब इसमें कुछ आइटम्स होंगी मॉनिटरी, कुछ आइटम्स होंगी नॉन मॉनेटरी, कुछ आइटम्स आपके P&L की होंगी, कुछ आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ दे रखी होंगी। तो कहते हैं मॉनेटरी आइटम्स के लिए आपको क्लोजिंग रेट यूज़ करना है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए वही, अगर आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है या फिर फेयर वैल्यू पे है, अगर आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन यूज़ करना है, अगर फेयर वैल्यू पे है तो रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन यूज़ करना है, जो हमने पहले बोला था। और आपकी जो भी P&L की आइटम्स होंगी उसके लिए आपको रेट यूज़ करना है रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर एवरेज रेट यूज़ करना है। और कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए आपको कौन सा रेट यूज़ करना है, क्लोजिंग रेट यूज़ करना है। जब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है तो आपको ये रेट यूज़ करके कन्वर्ट करना है, ईजी था। अगर वहीं आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उस केस में आपको कौन सा रेट यूज़ करना है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, दोनों ही, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही आइटम्स के लिए आपको क्लोजिंग रेट यूज़ करना है। P&L आइटम्स के लिए आपको रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि एवरेज रेट यूज़ करना है, और कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट यूज़ करना है। दोनों में सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मॉनेटरी आइटम के लिए क्लोजिंग एंड नॉन मॉनेटरी आइटम के लिए अलग से रेट है। बट नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों के लिए क्लोजिंग रेट यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी फॉरेन ऑपरेशन की जो है वो फॉरेन ऑपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर फॉरेन ऑपरेशन में, अगर आप फॉरेन ऑपरेशन की जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर रहे हो तो अगर आपका कोई डिफरेंस आ जाता है, ये देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, देखो एग्जांपल से समझाती हूँ। मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे आपको ट्रांसलेट करना है। लेट्स से कि जब मैंने मॉनेटरी आइटम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे रिकॉर्ड की थी ना, उस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड की थी, उस टाइम पे रेट चल रहा था $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ रेट चल रहा था। बट आज जब मैं ट्रांसलेट करने वाली हूँ तो मैं क्लोजिंग रेट यूज़ करूँगी। लेट्स से आज रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 30 रुपीज़ रेट चल रहा है। तो ये जो 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 रुपीज़ का, इस 10 रुपीज़ के डिफरेंस को कहाँ पर चार्ज करूँ, तो कहते हैं इस 10 रुपीज़ के डिफरेंस को आपको P&L अकाउंट में ही चार्ज करना है। जैसे फॉरेन ट्रांजेक्शन में हमने देखा था ना, कोई भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है ना। एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो हमें कहाँ चार्ज करना होता है, P&L अकाउंट में चार्ज करना होता है। बट फॉरेन ऑपरेशन के केस में कोई भी आपको लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज करना है। बट एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, वेयर एनी एंटिटी हैज़ अ फॉरेन ब्रांच and the operation of a foreign branch is treated as a non-integral foreign operation. The exchange difference on monetary items should be accumulated in foreign currency translation reserve till the disposal of the net investment in non-integral foreign operation. कहते हैं अगर नॉर्मली आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नॉर्मल, बट इसके लिए एक एक्सेप्शन दी है। अगर आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उस केस में मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना, वो आपको एक अलग से रिजर्व बनाना है
फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इसमें डालना है। हर साल अगर आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो हर साल मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर, नॉन मॉनेटरी नहीं, सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डालते जाना है, अक्यूमुलेट करते जाना है। और इस रिजर्व को आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में शो कर दोगे। ठीक है, एक बैलेंस शीट जब आप बनाते हो ना तब यहाँ पे शो करते हो रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसकी हेडिंग इसके अंदर आपको FCTR रिजर्व करके शो करना है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व करके शो करना है। उसमें ये डिफरेंस डालते जाना है आपको टिल डिस्पोजल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। जब तक आप अपनी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को बंद नहीं कर देते, टिल डिस्पोजल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो आपने अपनी ब्रांच में पैसा डाला हुआ है जब तक वो पैसा आप निकाल नहीं लेते। पैसा निकाल लिया मतलब ब्रांच बंद कर दिया आपने, है ना। तो मतलब सिंपल सा, अगर आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है उस केस में मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर आने वाले एक्सचेंज डिफरेंस को आपको P&L में नहीं डालना, उसको आपको डालना है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में टिल द डिस्पोजल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। जब तक आपकी वो ब्रांच बंद नहीं हो जाती तब तक आपको FCTR रिजर्व में वो डिफरेंस डालते जाना है। समझ आया। यहाँ पे हमारा फॉरेन ऑपरेशन भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अगर आप अपना नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज कर दोगे, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब तक आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बंद नहीं होता है, डिस्पोज नहीं कर देते हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट, तब तक आपको FCTR में डालना है। अब सोचो आपने डिस्पोजल कर दिया है, तो उस केस में आपने जो भी अपने FCTR में पैसा डाला हुआ है ना, एक मिनट, हाँ, तो उस केस में जो भी आपने अपने FCTR में पैसा डाला हुआ है ना, उस पैसे को आपको अपने P&L अकाउंट में एज अ इनकम या फिर एक्सपेंस जो भी होगा वो शो कर देना है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसे आपको P&L अकाउंट में नहीं डालना बल्कि FCTR रिजर्व में डालना है जब तक आपका वो ब्रांच बंद नहीं हो जाती, टिल द डिस्पोजल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और जिस दिन आपने अपनी ब्रांच बंद कर ली उस दिन जो FCTR रिजर्व में पैसा है ना वो आपको ट्रांसफ़र कर देना है P&L अकाउंट में। ठीक है, समझ आया। इसे थोड़ा ऊपर नीचे कर देती हूँ मैं, इसे ना हम यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इसे नीचे ले आते हैं, इसे हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको PDF सेंड करने से पहले इसे सेट कर दूंगी, ऊपर नीचे कर दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। समझ आया। यहाँ पे हमारा जो है फॉरेन ऑपरेशन का हाफ पार्ट खत्म होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब छोटी सी चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं चेंजेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन। मतलब आपने अपना फॉरेन ऑपरेशन चेंज भी तो कर सकते हो ना। आपका पहले इंटीग्रल था, अब आप उसे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बनाना चाहते हो, या फिर पहले आपके जो ब्रांच थी ना वो नॉन इंटीग्रल थी, अब आप उसे इंटीग्रल बनाना चाहते हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, चेंज तो आप कर ही सकते हो। तो उस केस में क्या होगा वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, और फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो फॉरेन ऑपरेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। 3 टॉपिक थे, एक था फॉरेन करेंसी, फिर था फॉरेन ऑपरेशन, देन थर्ड था हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बचेगा। अब देखो, आप इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में जा रहे हो। इंटीग्रल के केस में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा होता है वो आप P&L अकाउंट में चार्ज करते हो, और नॉन इंटीग्रल के केस में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो FCTR रिजर्व में डालते हो, है ना। तो अभी आप इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में जा रहे हो, मतलब आप पहले P&L अकाउंट में डालते थे, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको FCTR रिजर्व में डालना पड़ेगा। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, कोई भी एक्सचेंज गेन या लॉस होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रीक्लासिफिकेशन, जब आपने अपनी चेंज की क्लासिफिकेशन, उस डेट से लेके जो भी आपका एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा वो आपको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में डालना है, सिंपल। बट अगर आप नॉन इंटीग्रल के केस में इंटीग्रल में जा रहे हो, पहले आपका जो डिफरेंस था वो आप डालते थे FCTR रिजर्व में, बट अब इंटीग्रल के केस में तो FCTR रिजर्व नहीं बना सकते हो, तो अब तो आपको डालना पड़ेगा P&L में। ये तो ठीक है मैम, आज से मतलब जिस दिन हमने रीक्लासिफिकेशन किया है उस दिन से लेके जो भी हमारा एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा वो हम P&L में डाल देंगे। बट जो पहले का बचा हुआ FCTR है उसका क्या करें, कहते हैं उस FCTR को आप अपनी बैलेंस शीट में शो करी जाओ जब तक आप अपना फॉरेन ऑपरेशन बंद नहीं कर देते हो। ठीक है,
जब फॉरेन ऑपरेशन बंद कर दोगे तो ये बैलेंस को आप P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। बट जब तक आप अपना फॉरेन ऑपरेशन बंद नहीं ना करते तब तक उसे बैलेंस शीट में वैसे का वैसे ही शो करते रहो, ठीक है। ये था हमारा चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अब नेक्स्ट हमें देखना है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको मीनिंग तो एक्सप्लेन कर दिया था। इट इज़ एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, दैट इज रेट इज डिटरमाइंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेट। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो हमें देखना है। अब ये देखो, ये समझाने के लिए ना मेरे को आपको एक एग्जांपल लेनी है। इस एग्जांपल से आपको पूरा का पूरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, शॉर्ट में बता देती हूँ। एक सुरेश नाम का पर्सन है जिसको नहीं ना समझ आया पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब ध्यान से समझ लो बेटा, ये लास्ट टाइम में समझ आ ही जाएगा, ठीक है। सुरेश नाम का एक पर्सन है, ठीक है। इसने रॉ मटेरियल बेचा महेश को $1000 का। कब? 1 अगस्त 2022 को इसने $1000 का महेश को रॉ मटेरियल बेचा, ठीक है। महेश ने उस टाइम पे पेमेंट नहीं की, उसने क्रेडिट पीरियड मिल गया 1 ईयर का, मतलब 1 साल बाद वो सुरेश को पेमेंट कर सकता है। जिस टाइम इसने रॉ मटेरियल ख़रीदा ना उस टाइम पे आपके डॉलर का रेट चल रहा था 70 रुपीज़, मतलब इसने $1000 का जब रॉ मटेरियल ख़रीदा ना उस टाइम पे उसने एस्टिमेट लगाया कि 70,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 70,000 पे करने हैं ना, क्योंकि इस टाइम पे इसने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, बट इस टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, 1 साल बाद पेमेंट होगी। तो अब इस महेश को डर है कि 1 साल बाद क्या पता डॉलर का रेट क्या होगा। अगर डॉलर का रेट हो गया 80 रुपीज़ तो मुझे तो 80,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ये तो मेरा हैवी वाला नुकसान हो जाएगा, 10,000 का नुकसान हो जाएगा, ये तो मैं नहीं सहन कर पाऊँगा, हार्ट अटैक ही आ जाएगा मेरे को ये नुकसान देख के। तो महेश ने क्या किया, सीता नाम के एक पर्सन के साथ में इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज डॉलर का रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, बट मैं 1 साल बाद तेरे को 75 रुपीज़ का $1 लूँगा तेरे से, मतलब कि मैं तेरे को 75 रुपीज़ दूंगा और $1 लूँगा। इस तरह से मुझे $1000 चाहिए होंगे तो मैं तेरे को 75,000 रुपीज़ दूंगा एंड $1000 लूँगा। चाहे 1 साल बाद कुछ भी रेट चल रहा हो, चाहे 1 साल बाद 80 रुपीज़ रेट चल रहा हो, चाहे 90 रुपीज़ रेट चल रहा हो, बट मैं 1 साल बाद तुझे 75,000 दूंगा एंड $1000 ले जाऊंगा। इसने अपना रिस्क बचा लिया। इसे डर था कि 1 साल बाद ना डॉलर का प्राइस 90 रुपीज़ जाने वाला है, 90,000 हो जाएगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वाला नुकसान हो जाएगा, 20,000 का नुकसान हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि इसने सीता के साथ पहले ही डॉलर बुक कर लिया कि मैं तेरे को $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज़ दूंगा 1 साल बाद। तो इस तरह से मैं तेरे को 75,000 दूंगा एंड $1000 ले जाऊंगा, फिर ये $1000 इसे दे दूंगा। तो मेरे को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपीज़ का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर सोचो कि 1 साल बाद डॉलर का रेट 80 होता तो 10,000 का नुकसान हो जाता। तो इसने अपना रिस्क कवर कर लिया, इसने 5,000 का नुकसान देके अपना डॉलर बुक कर लिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं अपना प्रीमियम या डिस्काउंट। 70 रुपीज़ का डॉलर था, बट मैंने डॉलर की बुकिंग कितने पे की, 75 पे। फॉरवर्ड रेट क्या रखा मैंने, 75, तो 5 रुपये ज़्यादा मैंने डॉलर की बुकिंग की, इसे हमने कह दिया प्रीमियम। अगर यही मेरे डॉलर का रेट होता 70 और मैं डॉलर बुक करती 65 में, तो 5 रुपये डिस्काउंट में मैंने डॉलर पे किया है, तो उसे कहते हैं हम डिस्काउंट। ये देखो, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम क्या रेट चल रहा था, माइनस जो आपने रेट फिक्स किया, फॉरवर्ड रेट फिक्स किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका प्रीमियम या डिस्काउंट। जो रेट आपका चल रहा होता है ना उसे हम कहते हैं स्पॉट रेट। ये देखो, ये जो इस टाइम पे हमारा रेट क्या चल रहा है, 70 रुपीज़ रेट चल रहा है ना, इस रेट को हम क्या कहते हैं, स्पॉट रेट, ठीक है। और ये जो रेट हमने फिक्स किया $75 इक्वल्स टू 1 रुपीज़, इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट, ठीक है। और फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट करोगे ना, स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट करोगे, आपके पास क्या आ जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट। अब इस प्रीमियम या डिस्काउंट को आपको P&L अकाउंट में चार्ज करना ना है ना।
मेरा आज 70 रुपीज़ का डॉलर चल रहा है, बट मैंने 75 में बुकिंग कर लिया है, तो मेरे 5 रुपये मैंने ज़्यादा पे करने हैं। तो 5 रुपये का ये जो मेरा नुकसान है, तो इसे मैं P&L अकाउंट में चार्ज कर लूँगी ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 साल का है तो 2 साल में डिवाइड कर लूँगी, 5000 डिवाइडेड बाई 2 कर लूँगी, 2500 2500 दोनों ईयर में चार्ज कर लूँगी। अगर 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 साल में ही मैं पूरा 5000 चार्ज कर दूँगी, ठीक है। ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैं अपना प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी होगा उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर दूँगी। अब देखो, आज मेरा जो प्रीमियम या डिस्काउंट है वो मैं P&L अकाउंट में चार्ज करना शुरू कर दूँगी। अब सोचो, मेरा 1 अगस्त को मैंने लिया था ना ये लोन, ठीक है। 1 अगस्त को मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये पेमेंट होगी 1 अगस्त 2023 में। 1 साल का क्रेडिट पीरियड है। 1 अगस्त 2022 को क्रेडिट पे लिया सामान और 1 अगस्त 2023 में मैं पेमेंट करूँगी। 1 साल का क्रेडिट पीरियड है। उससे पहले मेरी बैलेंस शीट डेट आएगी 31 मार्च को। देखो 31 मार्च को ना मेरा प्राइस चल रहा है $1 इक्वल्स टू 65 रुपीज़। अब क्या मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा? अब डॉलर का कोई भी प्राइस चल रहा है, मुझे क्या फ़र्क है? मैंने तो फिक्स कर लिया ना यहाँ पे प्राइस कि मैं $1 इक्वल्स टू 75 पे करूँगी, तो मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी पूरे रिपोर्टिंग डेट पे पूरे साल में जब मर्जी डॉलर का कुछ भी प्राइस चेंज हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब डॉलर का जो प्राइस चेंज हो रहा है इसे मैं अपनी बुक्स में नहीं रिकॉग्नाइज़ करूँगी, है ना। ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट पड़ा है इसे मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज़ कर लूँगी। इसे हम कहते हैं हेजिंग। क्या कहते हैं इसे हम? हेजिंग। जब हम जेन्युइन में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक हमारे पास आती है स्पेकुलेशन, इसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन। अब ये स्पेकुलेशन क्या होती है? एक रमेश नाम का पर्सन है, ठीक है। आज 1 अगस्त को खड़ा है, 1 अगस्त 2022 को, और आज डॉलर का प्राइस चल रहा है $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। इसने ना सारी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली होगी और इसने स्पेकुलेट किया, मतलब सट्टेबाजी करते हैं ना लोग, उस तरह से लोग डॉलर में भी सट्टेबाजी करते हैं। इसने स्पेकुलेट किया, मतलब अंदाज़ा लगाया इसने कि 1 साल बाद ना डॉलर का प्राइस होने वाला है 75 रुपीज़। मे बी इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी कोई, तो इसने बोला कि 1 साल बाद ना डॉलर का प्राइस होने वाला है 75 रुपीज़, तो क्यों ना कुछ कमाई की जाए। इसने क्या किया? महेश के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया कि इसे $1 इक्वल्स टू 72 रुपीज़ का फॉरवर्ड रेट रख के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब कि 1 साल बाद 72 रुपीज़ दे के $1 लेके जाएगा। इसने ऐसे बुकिंग कर ली। इसे पता है कि 1 साल बाद 75 रुपीज़ होने वाला डॉलर का प्राइस, ठीक है। इसने दिमाग लगाया और इसे पता चल गया, ठीक है। पक्का नहीं है, होगा नहीं होगा हमें क्या पता, बट इसने स्पेकुलेट किया कि 1 साल बाद 75 रुपीज़ होने वाला है। आज रेट क्या चल रहा है? 70 रुपीज़। इसने 72 रुपीज़ में बुकिंग कर ली। अब यहाँ 1 साल बाद जब उसे 75 रुपीज़ मिलेंगे, 72 पे करके कस्टमर को 75 में डॉलर बेच देगा। खरीदेगा 72 में और बेचेगा 75 में, तो बीच में ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट कमा जाएगा 3 रुपये का। ये होता है हमारा स्पेकुलेशन। पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था? हमारा पूरा हेजिंग था। इसमें इसने कोई सट्टेबाजी की नहीं की, इसने जेन्युइन था, ये डरा हुआ था, तो इसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नॉर्मल। बट एक होता है हमारा स्पेकुलेशन के लिए, लोग ना सट्टेबाजी लगाते हैं, ऐसे प्रॉफिट बनाते हैं। आज भले चल रहा है 70 रुपीज़, बट 1 साल बाद होने वाला है 75 रुपीज़, इसे पता था, बट इसने बुकिंग कर ली 72 में, ठीक है। अब ये सोचो इसे $1000 ही चाहिए, 72,000 पे करके ना ये $1000 खरीद लेगा, फिर मार्केट में बेचेगा। रमेश ने 72,000 पे करके $1000 खरीद लिए। अब मार्केट में कितने में बेचेगा? ये वाले रेट पे, 75 वाले रेट पे। क्या करेगा? 75,000 लेगा और $1000 देगा लोगों को। तो ये होता है हमारा स्पेकुलेशन। कहते हैं कि हेजिंग पर्पस में जो आपका प्रीमियम या डिस्काउंट होगा वो आपको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर आपने स्पेकुलेशन के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस केस में जो आपका प्रीमियम या डिस्काउंट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करना है। मैम ये याद कैसे रखें? याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही लॉजिक वाली बात है, ध्यान से समझे इसे। देखो इसमें हमने क्या किया? हेजिंग पर्पस में जो हमारा प्रीमियम या डिस्काउंट हुआ, प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे आता है? जो हमारा रेट है, जो स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट मतलब कि जो ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है ये वाला रेट, ये देखो ये जो रेट है ये हमारा है स्पॉट रेट।
माइनस हमने किया अपना फॉरवर्ड रेट, तो हमारे पास प्रीमियम या डिस्काउंट आता है और हमने वो चार्ज किया हेजिंग में, है ना। और जो बाकी साल बाद, जो भी बाकी साल में 31 मार्च को जो भी रेट चेंज हुआ उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इसे हमने P&L में चार्ज ही नहीं किया। बट स्पेकुलेशन में क्या बोल रहे हैं, स्पेकुलेशन में उल्टा बोल रहे हैं। स्पेकुलेशन में बोल रहे हैं जो आपका प्रीमियम या डिस्काउंट है ना, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट है ना, इसको आपको चार्ज नहीं करना है, बट आपका ये जो रेट चेंज होगा ना, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। क्यों करना है मैम? देखो, मैं स्पेकुलेशन पर्पस के लिए कर रही हूँ। मैंने आज ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, क्यों किया मैंने ये भला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि मुझे 1 साल बाद इससे प्रॉफिट कमाना है। मुझे लगता है कि 75 में बिकेगा ये 1 साल बाद। तो आज जो मैंने प्रीमियम या डिस्काउंट किया, मुझे तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं ना पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से कि 1 साल बाद क्या रेट रहने वाला है, उस चीज़ से। तो आज 31 मार्च को डॉलर का रेट चल रहा है 73 रुपीज़, डॉलर का रेट चल रहा है आज। अब मुझे फ़र्क पड़ेगा कि अभी 73 चल रहा है, मुझे लगता है कि 1 अगस्त, आज 31 मार्च 2023 पे खड़ा ना, मुझे लगता है कि रमेश को लगता है 1 अगस्त 2023 पे इसका रेट जाएगा 75। अभी तक 73 हुआ है, 3 रुपये का प्रॉफिट तो मैं कमा ही चुका हूँ। सोच रहा है ये दिमाग में, 31 मार्च आ गई है, 73 रेट है, 3 रुपये का प्रॉफिट तो मैं कमा चुका हूँ, तो 3 रुपये का प्रॉफिट चार्ज करेगा। बट ये जो इसका प्रीमियम या डिस्काउंट है, इससे तो इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये भले इसने प्रीमियम में डॉलर बुक किया है, बट इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसने तो अल्टीमेटली पैसा ही कमा लेना है ना। तो ये इसका जो प्रीमियम या डिस्काउंट होगा ना, इससे वो चार्ज नहीं करेगा, बट इसका जो ओवर द टाइम डिफरेंस आएगा उसे वो चार्ज करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड हेजिंग में उल्टा करेगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट को चार्ज कर लेगा, बट बाकी जो डिफरेंस आएगा उससे तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने आपको लॉजिक के साथ ये सब एक्सप्लेन कर दिया है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड फॉर इट्स ओन पर्पस, मतलब हैजिंग के लिए आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट होगा वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ अपना एक्सपेंस या इनकम शो करना है। बट अगर आपने स्पेकुलेशन के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो प्रीमियम या डिस्काउंट आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बट आपका जो भी क्लोजिंग रेट माइनस फॉरवर्ड रेट करोगे ना, आप यहाँ पे किया था ना हमने, क्लोजिंग रेट माइनस जो हमने फॉरवर्ड रेट किया था, जो भी ये आपकी इनकम आएगी। आप खरीदोगे 70, एक मिनट, क्या किया मैंने, ये आप खरीदोगे 72 में, और अभी आपको 31 मार्च को पता चल गया कि 73 रेट हो गया, मतलब आप बेचोगे 73 में। अगर आज भी बेच दो, 31 मार्च को भी बेच दो, तो 73 में बेचोगे तो 1 रुपये की इनकम हो रही है आपकी। तो ये इनकम आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। अगर सोचो यहीं पे आपका रेट होता 70, आज 31 मार्च पे 70 रेट होता, आप खरीदोगे 72 में, बेचोगे 70 में, तो 2 रुपये का लॉस है, तो 2 रुपये का लॉस आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते। जो भी ये प्रीमियम या डिस्काउंट आ रहा है ना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्लोजिंग रेट माइनस फॉरवर्ड रेट जो आपने फिक्स किया है, वो जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आप चार्ज करोगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सारी ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई। 3 तरह की ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी थी। सबसे पहला हमने पढ़ा था अपना फॉरेन ट्रांजैक्शन। एक मिनट, वापस आ जाते हैं अपने स्कोप पे ना। हाँ, सबसे पहला हमने पढ़ा था अपना ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता था वो हमने पढ़ लिया। देन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमने पढ़ लिया। देन हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सब चीज़ें अब हमने पढ़ ली हैं एग्जाम्पल के साथ। अब लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है डिस्क्लोजर का। डिस्क्लोजर मतलब कि जो आपको डिस्क्लोज करना होता है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसके नीचे आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पे। वो आपको क्या क्या देने हैं AS 11 के रिलेटेड। द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इंक्लूडेड इन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट या लॉस लिखा होगा। इस प्रॉफिट या लॉस में कुछ आपका एक्सचेंज डिफरेंस का प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना। मैंने बोला ना कि एक्सचेंज डिफरेंस का प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। तो ये जो आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखा है, इसमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज डिफरेंस का प्रॉफिट या लॉस भी होगा। तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स बना के अलग से दिखाना पड़ेगा कि एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है, ठीक है।
नेट एक्सचेंज डिफरेंस अक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व शोन सेपरेटली इन रिजर्व एंड सरप्लस। जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, यहाँ पे आप रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग शो करते हो ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको अलग से शो करना है FCTR में कितना बैलेंस है। When the reporting currency is other than rupees, the reason for using the different currency should be disclosed, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आपकी इंडियन एंटिटी है तो आपकी रिपोर्टिंग करेंसी रुपीस ही होनी चाहिए, बट अगर आप रिपोर्टिंग करेंसी कुछ और यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे छोटू से डिस्क्लोजर AS11 के, और इसी के साथ हमारा AS11 यहाँ पे पूरा का पूरा ख़त्म होता है। फुल्ली हमने कंसेप्ट अच्छे से समझा है, एग्जाम्पल के साथ समझा है। अभी इसके बाद आपको एक छोटी सी वीडियो मिलेगी जिसमें हमें AS11 की रिवीजन होगी, शॉर्ट रिवीजन होगी। बेटे आपके AS ऐसे है ना, आप इसकी रोज़ रिवीजन करोगे तभी आपको दिमाग में रहेगा। मैंने आपको पहले ही बोला साथ साथ में रिवीजन करो, ऐसे मत रहो कि सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद लास्ट में हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, ऐसे कभी भी नहीं पास हो सकते हो। आपको साथ साथ में ही रिवीजन अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें आपको AS11 की रिवीजन मिलेगी, एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगी AS10 की रिवीजन के लिए। मतलब जितना अभी तक हो चुका है ना उसकी पूरी शॉर्ट रिवीजन डाल दूंगी मैं। AS10 हो चुका है, AS11 हो गया, एंड AS19 हो गया। इनकी रिवीजन वीडियो डाल दूंगी ताकि आप फटाफट क्विक रिवीजन कर सको, ठीक है। और साथ में आपको रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, जो भी रिवीजन वीडियो होगी उसके आपको डिस्क्रिप्शन में रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ अपना कंसेप्ट ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।